अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि होने वाली है, क्योंकि इसी को लेकर मैक्सिमम सारी न्यूज़ बनी हुई थी कि भैया स्ट्रेट ऑफ हार्मूज मतलब कि स्ट्रेट हार्मूज जल संधि क्या है, हार्मूज जल संधि को चौक पॉइंट क्यों कहा जाता है, हार्मूज जल संधि का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, बार बार ईरान क्यों धमकी देता है कि अपन कि हम हार्मूज जल संधि को बंद कर देंगे या फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर देंगे, पूरा चौक पॉइंट को बंद कर देंगे, इससे आपको इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, ईरान ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये इकोनॉमिकली यानी कि अर्थव्यवस्था के एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक जल संधि है। अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जल संधि क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी इस जल संधि के थ्रू होती है। जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ है जिनको अपन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के नाम से जानते हैं या फिर ईरान को खुद को ले लेते हैं, उन सब का एक्सपोर्ट स्टेट ऑफ हार्मूज के थ्रू ही होता है। और स्टेट ऑफ हार्मूज पर ऑलमोस्ट ईरान का दबदबा है, तो वो आए दिन क्या करता रहता है, धमकी देता रहता है। अगर यूएसए और इसराइल उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा ही धमकी देता है कि हम स्टेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर देंगे। और अगर स्टेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक हो जाएगी तो सऊदी अरेबिया का रुक जाएगा। ऑल्दो सऊदी अरेबिया की जो दूसरी तरफ रेड सी से भी कनेक्ट होता तो वहाँ से भी कनेक्ट कर सकता, बट मैक्सिमम इस तरफ से ही होगा, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करने पड़ने वाला, जीसीसी पर पड़ने वाला। यहाँ तक कि जो कि इंपोर्ट करती है, ऐसी कंट्री जो एलएनजी इंपोर्ट कर रही है, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रही इंपोर्ट करती है गल्फ कोऑपरेशन ऑफ काउंसिल से, तो उनके ऊपर भी इकोनॉमिक इम्पेक्ट आने वाला है। जो प्रीमियम होता है, वॉर प्रीमियम मतलब कि क्या होता है कि कार्गो शिप्स का एक इंश्योरेंस होता है, और अगर उस टाइम पे किसी रीजन में वॉर चल रहा होता है तो कार्गो शिप्स की जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो वॉर प्रीमियम नाम से एक्स्ट्रा चार्जेस वसूलती है कंपनी से, या फिर कंट्री जो भी कंपनी इंपोर्ट या कंट्री इंपोर्ट करती है कार्गो शिप्स के तहत, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो एक्स्ट्रा पैसे वसूलती है। तो सिंपल सी बात है, इंपोर्ट में पैसा ज़्यादा खर्च होगा, इंपोर्ट में ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो आपको ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे। अगर आपको ज़्यादा ही डॉलर्स देने पड़ रहे हैं तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा इन द सेंस बढ़ता जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, सबसे पहले समझाओ कि आप लोगों को। तो करंट अकाउंट बेसिकली सिंपल टर्म्स में अभी अपन समझ लेते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट उसको बोलते हैं, जैसे मान लें अपन इंडिया है, इंडिया 100 रुपये का माल बाहर किसी दूसरी कंट्रीज में भेजता है, लेकिन खरीदता 200 का है, तो 200 माइनस 100 रुपये का करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा इंडिया के अंदर। इसी को करंट अकाउंट डेफिसिट बोला जाता है, सिंपल टर्म्स के अंदर पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में करंट अकाउंट डेफिसिट चौड़ा हो जाएगा। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता ही जाएगा किसी कंट्री का अंदर, तो उसकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो उसके बाद फिर उसका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और चीज़ें महंगी मिलेगी उस कंट्री को। अगर चीज़ें महंगी आ रही है, क्रूड ऑयल महंगा आ रहा है उस कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब कि आयातित मुद्रास्फीति पूरी कंट्री के अंदर फैली जाएगी। क्रूड ऑयल महंगा होगा, क्रूड ऑयल रिफाइनरीज जो कंपनीज है, जैसे इंडिया के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारी रिफाइनरीज कंपनीज है, वो रिफाइन करेगी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद में पेट्रोल डीजल बनाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वो दोनों कंट्रीज पेट्रोल और डीजल को महंगा बेचेगी। और अगर पेट्रोल डीजल किसी लॉजिस्टिक कंपनी को मिल रहा है जो जिसका काम ही ट्रांसपोर्टेशन का है, महंगा मिल रहा, तो सिंपल सी बात है वो लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी क्या करेगी, अपनी वैल्यूज प्राइसेस बढ़ाएगी, प्राइसेस इंक्रीज करेगी। अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे, अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो क्या होगा, कोई भी बिजनेसमैन है अपना माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लेके जाता है, तो उसका भी अल्टीमेटली खर्चा बढ़ने वाला है, उसके भी एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, तो वो भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ाएगा। अगर प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फिर आरबीआई को वापस अपना रेपो गेम खेलना पड़ेगा। रेपो गेम कौन सा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे ताकि कंट्रोल में आ जाए इन्फ्लेशन। लेकिन फिर भी आरबीआई के बस की बात नहीं रहेगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। क्यों नहीं रहेगी, गवर्नमेंट इसमें फेल क्यों जाएगी, क्योंकि जो इंडिया की जो इन्फ्लेशन होगी वो होगी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब कि आयातित मुद्रास्फीति। इसमें इंडिया का कोई हाथ ही नहीं है। जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो बाहरी तत्व है, जो बाहरी कारण है, उनकी वजह से इंडिया में मुद्रास्फीति हिंदी में अपन बोलते हैं, इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो बढ़ जाएगी। तो 100% ना तो आरबीआई का फॉर्मूला काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी का, ना ही फिजिकल पॉलिसी का 100% फॉर्मूला काम करता है। अगर बाहर से कुछ एक्सटर्नल रीजन्स हैं उनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है, और सेम इम्पैक्ट पड़ने वाला है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ब्लॉक होने के बाद से। मैं तो अभी जयपुर में भी रहता हूँ, तो मैं जयपुर की बता रहा हूँ। अभी हम चाय पीने गए थे एक
टपरी पे कुछ पे, तो भाई साहब उसने 5 रुपए की चाय बंद कर दी। तो कह रहा है कि गैस महंगी होगी, अभी से ही कुछ पता नहीं हुई नहीं हुई, मुझे पता नहीं, बस बोल रहा था वो। तो इतना सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कम कर दी, उसके प्राइम मिनिस्टर का भाषण आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यूट्यूब पे देखा भी होगा। उसके तो पहले से ही खस्ता हालत चल रही थी, उसकी इकोनॉमी तो पहले से ही डूबने वाली थी। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे स्टेट ऑफ हार्मूज। स्टेट ऑफ हार्मूज कहाँ पर लोकेटेड है, पहले तो ये पता होना चाहिए अपन को। तो मैं एक बार मैप में बता देता हूँ कौन सी जगह पे स्टेट ऑफ हार्मूज है। मैं सीधा गूगल अर्थ खोल के बताऊंगा आप लोगों को, ताकि एकदम अपन को आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और ढंग से समझ में आने के बाद में ही अपन जैसे गूगल अर्थ से समझते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मूज क्या करती है, अपन वो पहले बेसिक चीज़ देखते हैं। स्टेट ऑफ हार्मूज पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, दोनों के बीच में है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में कनेक्ट करती है स्टेट ऑफ हार्मूज, यानी कि जल संधि। कौन सी जन संधि? हार्मूज की जल संधि। देखो, एक मिनट बस, देखो आराम से, यह है हार्मूज जल संधि, समझ में आ गई? अब हार्मूज जल संधि के पास में अपन ने एक आइलैंड पढ़ा था, कौन सा आइलैंड पढ़ा था? क्वेस्म आइलैंड। ये रहा, ये हार्मूज जल संधि है, ये क्वेस्म आइलैंड अपना, और ये खाक द्वीप है। दोनों ईरान के हैं। उसके बाद में ये पर्शियन गल्फ है, मतलब कि फारस की खाड़ी है। ये गल्फ ऑफ ओमान है। एक मिनट मुझे देखने दे इसको। ठीक है, स्टेट हार्मूज जल संधि, ये पर्शियन गल्फ आपकी। पर्शियन गल्फ के बाद में गल्फ ऑफ ओमान है, मतलब कि ओमान की खाड़ी। ओमान कंट्री यही है पास में इसके, ओमान की खाड़ी। और ये पूरा इंडियन ओशियन है ये। ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ हार्मूज है, यानी कि हार्मूज की जल संधि है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ध्यान रखना। कौन कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? एक तो पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है। पर्शियन गल्फ को किससे कनेक्ट करती है? गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन सी से। गल्फ ऑफ ओमान पहले आता है, फिर उसके बाद में आता है क्या? गल्फ ऑफ ओमान पहले आता है, उसके बाद में अरेबियन सी आता है, मतलब कि अरब सागर आता है। तो स्टेट ऑफ हार्मूज जो है जल संधि है, वो किन किन वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? पहली है पर्शियन गल्फ, दूसरी है गल्फ ऑफ ओमान, तीसरी है अरेबियन सी। तीनों को ही कनेक्ट करती है। तीनों ही चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे है, अरेबियन सी इधर है, अरब सागर इधर है। ठीक है, ये देखो, ये रहा अरेबियन सी अपना, अरेबियन सी। ये गल्फ की खाड़ी होगी यहाँ पे, गल्फ की खाड़ी, और यहाँ पे होगी फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी को कनेक्ट करती है किससे? गल्फ की खाड़ी से और अरब सागर से। क्या कनेक्ट करती है? हार्मूज जल संधि। ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए मैप में। बाकी अपन आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर। अपन पढ़ रहे थे स्टेट ऑफ हार्मूज, स्टेट ऑफ हार्मूज का सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें देख रहे थे। लोकेशन क्या है? ये लोकेशन पर्शियन गल्फ में है, पर्शियन गल्फ में ही है। ठीक है, पर्शियन गल्फ मतलब फारस की खाड़ी में है। स्प्रेडिंग कंट्रीज ऑफ ईरान एंड ओमान, मतलब कि ईरान और ओमान से स्प्रेड मतलब फैलती है। ठीक है, उसके बाद में एक बार अपन इसका मैप भी देख लेते हैं, ताकि आपको पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है आराम से? अब बात करते हैं अपन स्टेट ऑफ हार्मूज की। ये रही स्टेट ऑफ हार्मूज, मतलब कि हार्मूज की जल संधि।
फिर तेज कोई बात नहीं अगर लेट आया तो, लेकिन टाइम पे आ जाएगा क्लास लेने के लिए, ठीक है। हारमुज की जल संधि, और हारमुज की जल संधि के इस तरफ क्या है, पर्शियन गल्फ, मतलब कि फारस खाड़ी। और यहाँ पे कौन सी कंट्री है, कुवैत। यहाँ पे कौन सी है, कतर। और यहाँ पे आसपास बहरीन है, इसके बाद में यूएई है, यहाँ पे ओमान है। तो पर्शियन गल्फ में, पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री ईरान भी शेयर करता है, ठीक है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है, क्या दिख रहा है आपको बीच में, हारमुज की जल संधि। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हारमुज की जल संधि किन किन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है। तो पहली होगी फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन पर्शियन गल्फ, और दूसरी होगी गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है कौन सी, स्टेट ऑफ हारमुज। अब देखो, स्टेट ऑफ हारमुज पर्शियन गल्फ में स्थित है। और अपन ने ये भी देख लिया कि ये किन किन दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है। पहली वाटर बॉडी होगी पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी, दूसरी होगी गल्फ ऑफ ओमान। मैंने इन दोनों पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी को इतनी बार बोल चुका हूँ कि अब तक तो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेट ऑफ हारमुज सिर्फ दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, साथ में अरेबियन सी कभी कभी ऑप्शन में मिल जाता है, क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान के बाद में अरब सागर ही लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिंग बॉडीज और पार्ट्स। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं किन किन बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। मैं बोल रहा था आपसे अरब सागर भी कभी कभी आ जाता है। तो अगर पूछता आपसे कि जो हारमुज की जल संधि है वो किन किन वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है, तो पहली तो होगी गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ की यानी कि फारस की खाड़ी। क्या आगे इससे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अभी बात करते हैं, एक मिनट। सर यूपीएससी सीएफई फॉर्म में ओबीसी एनेक्चर में लैंड डिटेल्स सब सही भरनी पड़ती है क्या? हाँ भाई बिल्कुल सारी डिटेल्स सही भरनी है, अगर कुछ भी गलत हो गया तो बिना बात की इंक्वायरी हो जाएगी। ओबीसी एनेक्चर बहुत बड़ा लफड़ा है यूपीएससी का, तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बनना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। गलती नहीं होनी चाहिए। जितनी भी तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इरीगेटेड मतलब सिंचाई वाली लैंड कितनी है, और अनइरीगेटेड लैंड जो असिंचित भूमि है वो कितनी है, और जिस जगह पर तुम रह रहे हो उसमें कितनी भूमि अलाउड है, जितनी सिंचित सिंचित तुम कर सकते हो, एक हेक्टेयर, दो हेक्टेयर, जिसको अपन सीलिंग लिमिट्स बोलते हैं, ठीक है। लैंड सीलिंग लिमिट्स कुछ ऐसी चीज़ होंगी, वो पढ़ लेना, ठीक है, ढंग से। गलत मत बनना बस, ये है, ठीक है। चाहे मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा किस तरीके से बनना, बट गलत मत बनना, ठीक है। भौगोलिक स्थिति अपन ने पढ़ ली, उसके बाद में किन किन दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती, ये अपन देख लिया। अब अपन आगे बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में कि इसका इतना इंपॉर्टेंस है क्यों। तो अभी भी अपन जियोग्राफिकल रीजन्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेट ऑफ हारमुज को समझ ही लेते हैं ढंग से। तो जो स्टेट ऑफ हारमुज का सबसे नैरो पॉइंट है, नैरो पॉइंट मतलब कि क्या कहते हैं, जो बिल्कुल क्या कहते हैं, जो चौड़ा वाला जगह है, वो मैक्सिमम 33 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 33 किलोमीटर। ये फैक्ट याद करना पड़ता है क्या, ये फैक्ट याद करो, याद रह जाए तो अच्छी बात है। हो सकता है गलती से आए दिन भूले भटके कोई एग्जाम में पूछ ले, तो याद करना जरूरी है। और जो शिपिंग लेन है स्ट्रेट ऑफ हारमुज की, वो 3 किलोमीटर ही है। कितनी है, 3 किलोमीटर शिपिंग लेन। शिपिंग लेन जिस पे कार्गोज चलते हैं, वहां से कनेक्ट होके निकलते हैं, वो सिर्फ 3 किलोमीटर है। और इसका जो नेरोस्ट चौक पॉइंट है वो 33 किलोमीटर का है। बस इतना सा याद रखना है, हिंदी में पढ़ देता हूँ आपको। अपने सबसे सक्रिय बिंदु पर यह जल संधि 33 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन दोनों दिशाओं में जहाज के आवागमन के लिए रास्ता केवल 3 किलोमीटर ही चौड़ा है। समझ गया, समझ गए बच्चे। अब अपन बात करते हैं ये ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। यहाँ से कितना परसेंट ग्लोबल ऑयल निकलता है, और कितना परसेंट ग्लोबल ऑयल यहाँ से, क्या सर क्या ईरान वॉर से इनडायरेक्टली रशिया को इकोनॉमिकल बेनिफिट हो रहा है? हाँ, इनडायरेक्टली भी हो रहा है, डायरेक्टली भी हो रहा है। अपन उस चीज़ के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं लोकेश, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो वैश्विक तेल व्यापार है, ये वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पता होगा, क्योंकि ये कम से कम 20% समुद्र के रास्ते से जितना भी तेल समुद्र के रास्ते से जितने भी क्रूड ऑयल का व्यापार होता है, इंडिया कितना इंपोर्ट करता है, यूएसए कितना एक्सपोर्ट करता है, और बाकी जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो क्रूड ऑयल कितना एक्सपोर्ट करती है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड का जो समुद्रों से व्यापार होता है तेल का, उसका 20% यानी कि 1/5 मात्र
हार्मुज जल संधि से होता है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। मतलब कि पूरे विश्व का 20% तेल यहाँ से निकल कर आता जाता है, कभी इधर निकलता है कभी उधर निकलता है। तो 20% क्रूड ऑयल का व्यापार स्टेट ऑफ हार्मुज से होता है। अगर 20% किसी एक जगह से ही व्यापार हो रहा है, एक ऐसे रास्ते से व्यापार हो रहा है, तो हो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, और इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उस जगह की। इसीलिए इसको एक चौक पॉइंट के रूप में कहा जाता है। अगर जिस दिन ईरान ने इसको बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, उस दिन आधे देशों की तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, और सबसे पहले होगी पाकिस्तान की। ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ, स्टेट ऑफ हार्मुज। तो इस वजह से ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, साथ में जियोपॉलिटिकली इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है। और मैक्सिमम क्या होता है, ये दोनों, जैसे ही ईरान बोलता है कि हम स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर देंगे, तो ईरान, इजराइल पर, यूएसए पर, इन दोनों कंट्रीज पर दबाव बनता है ताकि उस कंट्री के ऊपर अटैक ना करें। कौन दबाव बनाएगा इसके ऊपर? बाकी कंट्रीज है जो जीसीसी नेशंस है, एक्सपोर्ट करती है क्रूड ऑयल, एलएनजी एक्सपोर्ट करता है, जैसे इंडिया होगा। इंडिया डेफिनेटली यूएसए और इजराइल पर अभी इसी वक्त डेफिनेटली दबाव बना रहा होगा कि अगर आपने युद्ध शुरू किया है मिडिल ईस्ट का, आपने ये संकट उत्पन्न किया है, आपने पहले ईरान से हमको मना किया था कि आप ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे, ठीक है साहब, हमने मान लिया कि हम ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे। वियतनाम को छोड़, वियतनाम नहीं, वही मदुरो वाला कंट्री कौन सा है, कौन सा कंट्री है, काराकस जिसकी राजधानी है, नहीं है याद? तो वहां से भी तेल लेने के लिए मना कर दिया था यूएसए ने, यूएसए के दबाव में। और अगर काराकस, मराकराइबो द्वीप है, वहां से ऑयल इंपोर्ट इंडिया का बंद कर दिया यूएसए के दबाव में, और उसके बाद में ईरान से, और ईरान के बाद में इंडिया ने कहां से परचेज करना शुरू किया अपना क्रूड ऑयल? यस लोकेश मीना, वियतनाम। वियतनाम नहीं, वियतनाम तो एशियन कंट्रीज है, मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। मदुरो किस कंट्री का प्रेसिडेंट था जिसको यूएसए ने उठा के बंदी बना लिया था? उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा वो, ठीक है? तो उसके बाद से ईरान ने क्या किया, यूक्रेन के टाइम पर बहुत सारा क्रूड ऑयल किससे खरीदा? रशिया से खरीदा, क्योंकि सस्ते में डिस्काउंटेड ऑफर्स में उन्होंने ऑफर किया था, तो इंडिया ने आराम से खरीद लिया। अगर डिस्काउंटेड प्राइस में क्रूड ऑयल इंडिया को मिल रहा था, रशिया से खरीद रहा था, लेकिन वापस फिर यूएस अड़ंगा लगाने के लिए आ गया कि आप रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते। ट्रम्प भाई साहब ने टैरिफ लगा दिया इंडिया को ऊपर, 50% टैरिफ लगा दिए। वेनेजुएला, करेक्ट, ट्रम्प भाई साहब ने क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया इंडिया को ऊपर 50%। वो तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का अच्छा हो कि उन्होंने उस जितने भी टैरिफ्स थे उनको इलीगल घोषित कर दिया, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ ट्रम्प के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है टैरिफ इम्पोज करने की। तो उसके बाद से इंडिया के ऊपर टैरिफ कम हो गए। इसकी चर्चा अपन इंडिया, कनाडा और यूएसएस के रिलेशंस की जितनी भी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड इश्यूज है उसको कभी और डिस्कस करेंगे, अभी अपन टॉपिक्स पर रहते हैं। फिर इसके बाद इंडिया के पास बचा कुछ ऑप्शन है जीसीसी कंट्रीज, मतलब कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। वहीं से इंडिया क्या करता है, अपना तेल खरीदता है, सऊदी अरेबिया से खरीदता है, कतर से खरीदता है, ईरान से अभी खरीदता नहीं है यूएसए के चक्कर में ही। तो ये जीसीसी कंट्रीज है, वही कहाँ से, स्टेट ऑफ हार्मुज से ही अपना जितना भी ऑयल है, क्रूड ऑयल है, एक्सपोर्ट करती है। और अगर उसी एक्सपोर्ट को ईरान ब्लॉक कर देता है तो सारी जितनी भी कार्गो शिप है वो बंद हो जाएगी। अभी अभी एक न्यूज़ थी, जस्ट शाम की न्यूज़ थी, जो मयूरी करके थाईलैंड की एक कार्गो शिप थी, उस पर अटैक हुआ है। मतलब कि पता नहीं अटैक तो किसने किया, मैंने पूरी न्यूज़ पढ़ी नहीं थी, तो उस पर अटैक हुआ। वो कार्गो शिप थी, कार्गो शिप मतलब कि बिजनेस के लिए कुछ कार्गो वगैरह या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम था उस पर, तो उस पर अटैक हुआ। तो बहुत सारे जितने भी क्रू मेंबर्स थे उसमें अटैक हुआ, वो स्टेट हार्मुज के थ्रू ही वहीं आसपास थी। तो इस वजह से व्यापार पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी भी कंट्रीज की व्यापार के ऊपर किसी दूसरी कंट्रीज में संघर्ष चल रहा से प्रभाव पड़ता है तो उस कंट्री की इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब होने वाली है, चाहे उसका करंट अकाउंट डेफिसिट हो या फिर करेंसी डेप्रिशिएशन हो। करेंसी डेप्रिशिएशन मतलब मुद्रा का अवमूल्यन, जैसे इंडियन रूपी बढ़ता ही जा रहा है यूएस के मुकाबले में, पता नहीं 100 कब पार कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से उसकी करेंसी गिरती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है इम्पोर्टर्स। इम्पोर्ट महंगे हो जाएंगे आपके, तो इन्फ्लेशन आएगी। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब कि आयातित मुद्रास्फीति आएगी। आयातित मुद्रास्फीति आएगी तो आरबीआई ना तो उसको कंट्रोल कर पाएगा,
ना फिस्कल पॉलिसी उसको कंट्रोल कर पाएगी, ना मॉनेटरी पॉलिसी से वो कंट्रोल होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट। ठीक है, तो वैश्विक तेल व्यापार अपन पढ़ चुके थे, कम से कम 20% स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर निकलता है। और साथ में जो ओपेक देश है, ओपेक देश कौन से? ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज, मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल एक्सपोर्टेड बाय मेजर ओपेक मेंबर्स इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, ईरान, द यूएई, कुवैत एंड इराक इज शिप्ड थ्रू दिस वाटरवे। मतलब कि जितनी भी ओपेक कंट्रीज है, अपन ओपेक के बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो जितना भी उनका क्रूड ऑयल है वो इसी रास्ते से होकर निकलता है, मतलब कि हार्मुज जल संधि से। जितना भी तेल ये बेचते हैं बाकी कंट्रीज को, तो इन कंट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉब्लम आने वाली है। इसी वजह से ये कंट्रीज आपस में किसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रही है? इजराइल और यूएसए, क्योंकि ये यूएसए और इजराइल की फ्रेंडली कंट्रीज है, एक तरीके से एलआई है। सऊदी अरेबिया तो पूरा उसका एलआई बना हुआ है यूएसए का, जैसे पाकिस्तान बना हुआ है अभी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का क्या है कि जैसे ही इजराइल, सऊदी अरेबिया का क्या होगा, इससे रेवेन्यू घट जाएगा, क्योंकि उनके ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होंगे। किसके? सऊदी अरामको, नाम सुना होगा, सऊदी की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है, ड्रिलिंग करती है। इजराइल नहीं, सऊदी अरेबिया के अंदर और क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है, साथ में उसका एक्सपोर्ट करती है। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा प्रभाव तो सऊदी अरेबिया पे पड़ेगा। सऊदी अरेबिया एक यूएसए की एलाई कंट्रीज है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया भी यूएसए और इजराइल पर दबाव बनाएगी कि आप कम से कम इसको ज़्यादा लंबा ना खींचो, इसको तुरंत मिडल ईस्ट क्राइसिस को तुरंत खत्म कर दो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, ये और भी लंबा चलने वाला है, क्योंकि ईरान एक तो मानने वाला नहीं है, किसी प्रकार की ट्रीटी नहीं करेगा कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है पूरी, हर एक चीज़। देखो सिंपल सी बात है, आजकल है ना दुनिया में जितनी भी लड़ाई हुई ना, चाहे अपन बात करते हैं कब की, प्रोटो हिस्ट्री या फिर प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री में क्या, जहाँ पर अपन लिखना तक नहीं जानते थे, अपने पास लिपि तक नहीं थी। और उसके बाद में प्रोटो हिस्ट्री के बाद में जब अपन हिस्ट्री में आते हैं जिसमें अपन अपने पास लिखने के लिए लिपि भी है, उन सब की बात करते हैं तो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में यही है, हमेशा जो भी लड़ाई हुई है वो ईगो की वजह से ही हुई है। आपने एक किताब पढ़ी होगी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब कि इंसानों की फितरत ऐसी है, वो हमेशा लड़ता ही रहेगा, चाहे वो अपना प्रभुत्व बनाने के लिए लड़ेगा या फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ेगा, तो वो हमेशा लड़ता ही रहेगा। जैसे एक कंट्री का मैं नाम बताता हूँ, अपनी इंडिया कंट्री को लेते हैं। अपने इंडिया में लोग आपस में लड़ते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं। चलो मान लेते हैं एक तरीके से कि इंडिया किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करता होगा, सिर्फ एक कोई मान लेते हैं, तो उसमें भी ह्यूमन क्या करेगा, आपस में अपने अलग अलग कल्चर्स ढूंढ लेगा आपस में लड़ाई करने के लिए। लेकिन लड़ेंगे तो फिर भी, जैसे अपन खुद बात कर लेते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड की शिया सुन्नी के नाम पे लड़ते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपस में कास्ट में लड़ लेते हैं लोग बाग। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक्स के हिसाब से ह्यूमंस कैन नेवर स्टॉप फाइटिंग, दे नीड वॉर। ठीक है, मतलब उनको युद्ध हमेशा चाहिए, युद्ध के बिना ह्यूमन प्रजाति रह नहीं सकती। तो जो इसके बाद में अपन ने बात कर लिया, सबसे पहले अपन ने बात करी थी क्रूड ऑयल की, और अपन बात करते हैं एलएनजी की। तो एलएनजी सबसे ज्यादा कहाँ से निकलती है? कतर से। प्राइमरी रूट किसका? कतर का, एलएनजी एक्सपोर्ट्स के लिए। वही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, मतलब कि जितनी भी कंट्रीज है जो पर्शियन गल्फ के आसपास है, पर्शियन गल्फ से जितनी भी, मतलब कि गल्फ कोऑपरेशन ऑफ काउंसिल की जितनी भी कंट्रीज है, पर्शियन गल्फ के आसपास जितनी भी कंट्रीज है, वो सब क्या करती है? क्रूड ऑयल भी प्रोड्यूस करती है। क्रूड ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस करती है। और अगर दोनों ही गैसें प्रोड्यूस करती है, नेचुरल गैस, तो सिंपल सी बात है, नेचुरल गैस जो इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है जीसीसी कंट्रीज से, तो उसके भी प्राइसेस बढ़ेंगे। और अगर उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो वापस इंडिया में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आने के चांसेस है, मतलब कि आयातित मुद्रास्फीति आने के चांसेस है, तो डेफिनेटली आएगी वो तो। और उसके बाद में एक और चीज़ है यहाँ पे, फर्टिलाइजर का भी अपन को पता होना चाहिए। फर्टिलाइजर जो किसान लोगों को चाहिए होता है फसल्स के लिए, जैसे यूरिया हो गया, वो किससे बनता है? वो भी नेचुरल गैस के सिंथेसाइजेशन से बनता है। मतलब कि नेचुरल गैस का अगर अपन संश्लेषण करेंगे तब जाके फर्टिलाइजर बनता है, एनपीके बनता है। एनपीके की फॉर्मेट में पढ़ाई होगा आपने, ठीक है। तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी आपको नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी नेचुरल गैस की अपन को ज़रूरत पड़ रही है,
तो नेचुरल गैस आती किन कंट्रीज से है? जीसीसी कंट्रीज से आती है। और अगर जीसीसी कंट्रीज से ही नेचुरल गैस आती है तो डेफिनेटली बहुत बड़े इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमिक पर, साथ में इसकी एग्रीकल्चर पर, मतलब कि कृषि पर भी पड़ने वाले हैं। और अगर सोचो फर्टिलाइजर की इंडिया के अंदर कमी हो जाती है तो हो सकता है इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स की कगार पर आ जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है इस वक्त? जैसे ही जिस टाइम पे मिडिल ईस्ट क्राइसिस शुरू हुआ था उसी टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने सोचना शुरू कर दिया था अपना जो अल्टरनेटिव रूट्स है। अल्टरनेटिव रूट्स कौन कौन से हैं? अल्टीमेटली आता है अल्टरनेटिव रूट एक ही ले देखे रशिया। लेकिन रशिया के साथ भी एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि रशिया रशिया से कार्गो शिप आती है कम से कम 25 से 30 दिन में, मतलब कि टोटल मान लेते हैं अपन एक महीना ही लगभग लगभग करके। एक महीने में रशिया में अगर माल लोड होता है तो इंडिया में उतरेगा एक महीने के बाद। समुद्र में चलता रहेगा, दूरी बहुत ज़्यादा है। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो जीसीसी कंट्रीज है, पर्शियन गल्फ के आसपास जितनी भी कंट्रीज है, वहाँ से अगर अपन इंपोर्ट करते हैं तो वो 4 से 5 दिन में आ जाता है, मतलब कि कम दिन में आ जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ही प्लानिंग कर ली होगी, अगर स्टेट ऑफ हार्मुज इन द केस चौक पॉइंट हो जाती है तो वो रशिया से वापस नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की जितनी भी ज़रूरत है वो रशिया से करें। ठीक है। और जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट क्या हुए हैं, द यूएई एंड सऊदी अरेबिया हैव बीन सीकिंग अल्टरनेटिव रूट्स, मतलब कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया, इन्होंने भी अपने अल्टरनेटिव मतलब कि वैकल्पिक रास्ते ढूंढना शुरू कर दिए हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज से व्यापार ना करके कहीं दूसरी जगह से भी अपन व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सच एज बिल्डिंग मोर ऑयल पाइपलाइंस, मतलब कि पाइपलाइंस बनाना शुरू कर दिया, बाईपास टू बाईपास द स्टेट ऑफ हार्मुज। रिसेंटली द यूएई एंड ईरान मिलिट्री स्टार्टेड एन एनुअल ड्रिल नियर दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू इम्प्रूव रेडीनेस अगेंस्ट फॉरेन थ्रेट्स। ये अपन बात कर रहे हैं 6 महीने पहले की बात, जब यूएई एंड ईरान ने क्या किया था, मिलिट्री एक्सरसाइज की थी ताकि वो स्टेट ऑफ हार्मुज को सुरक्षित रख सके एक्सटर्नल थ्रेट से, मतलब कि बाहरी थ्रेटों से। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ जाएगा। यूएई और सऊदी अरब इस जल संधि पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अन्य मार्गों की तलाश कर रहे हैं, जिसमें कौन सा है? अधिक तेल पाइपलाइनों का निर्माण शामिल है। ठीक है। और बाकी जो एक्सरसाइज वगैरह है वो तो अपन ने पढ़ ही ली है। लोकेश क्या कह रहा है? सर क्या ओपेक में रशिया भी है? रशिया ओपेक में नहीं है, ओपेक प्लस का मेंबर है।